काला गोल्ड या काला सोना जो हमारी गार्डन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें से एक काला गोल्ड तो हम सूखे पत्तों से बनाते हैं, जिसको बनाकर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और दूसरी काला गोल्ड ये है केंचुआ की खाद, जिससे हम अपने घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं और बरसात में बहुत आसानी से आपको केंचुए भी मिल जाएंगी। ये देखिए, मैंने पिछले साल बरसात में अपनी गार्डन की मिट्टी से जो केंचुए बाहर निकल के जा रहे थे, उन्हीं केंचुए को ही कलेक्ट करके केंचुआ खाद बनाना शुरू कर दिया था। अभी वही केंचुए देखिए कितने मोटे मोटे हो गए हैं। बरसात सही समय होती है केंचुआ खाद बनाने के लिए। इसी समय वो लोग प्रजनन भी करते हैं, यानी केंचुए मल्टीप्लाई भी होती हैं और अपनी देसी केंचुआ सबसे ज्यादा ताकतवर खाद बनाकर देते हैं। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगी। मार्केट से जो हम केंचुआ खाद खरीद के लाते हैं, वो केंचुआ खाद में बहुत मिलावट होती है और इस केंचुआ खाद में बिल्कुल खुशबू। आप बना के देखिए, फिर बताइएगा खुशबू है या बदबू। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं दुर्गा पॉट टू प्लेट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। केंचुआ खाद बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर उपले या कंडे। आप गोबर भी ले सकते हैं। गोबर हो या उपले हो, ये सारे पुराने होने चाहिए। ये मेरे 1 साल पुराना गोबर के कंडे हैं। मैं साल भर के लिए गोबर के कंडे और गोबर खरीद के रख लेती हूँ। आप 6 महीना पुराना कंडे भी ले सकते हैं। जितना आपको बनाना होगा उतने कंडे आप ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 12 इंच का मिट्टी के गमले में केंचुआ खाद बना रही हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर 10 कंडे लिए हैं। मैं जनरली कंडों को पानी में भिगो कर रख देती हूँ। भीगा हुआ कंडे के पानी को पौधों को देती हूँ। जितना भी कंडे हम लेंगे उन्हें पानी में इस तरह से भिगो देंगे। हमें पता नहीं होता है कंडे पुराने हैं या नए हैं, इसीलिए इस तरह से कंडे को भिगो के इस्तेमाल करना बेहतर होगा। पानी में कंडे ऊपर तैरेंगे, इसीलिए उसके ऊपर कुछ ओजनदार चीजें रखकर कंडों को पानी के अंदर कम से कम 1 हफ्ता भीगने के लिए छोड़ देंगे। उससे गोबर या कंडे के अंदर जो गर्माहट होगी वो निकल जाएगी। 1 हफ्ते तक बाल्टी को ढक्कन से ढक कर रखेंगे। 1 हफ्ते के बाद 100 ग्राम गुड़ ले लेंगे। गुड़ पुराना हो तो ज़्यादा अच्छा है। और गुड़ को पानी में भीगने के लिए छोड़ देंगे। 1 हफ्ते के बाद कंडे अच्छे से फूल गए हैं और इन कंडों को मसल के बारीक करने में हमें बहुत सुविधा हो जाएगी। पौधों को NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाश की जरूरत होती है। उसमें से गोबर खाद को हम मिट्टी में इसलिए मिलाते हैं कि गोबर खाद में नाइट्रोजन ज़्यादा होती है और हमारे पौधों को नाइट्रोजन गोबर खाद से मिल जाएगा। लेकिन पौधों की जड़ गोबर खाद से डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले सकता। केंचुआ गोबर और मिट्टी को खाता है और जो मल विसर्जन करता है, उसी मल से जो नाइट्रोजन बनता है, उसी नाइट्रोजन को ही पौधा ग्रहण कर पाता है। इसीलिए केंचुआ खाद बेस्ट होता है। बातों बातों में गोबर को हमने तोड़कर ले लिया। अब केंचुआ खाद में क्या मिलाना है वो मैं आपको बता दूं। ये कुछ पीपल की पेड़ के नीचे की मिट्टी आपको मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। और ये है जंगल की मिट्टी। ये सब आसपास के एरिया की होनी चाहिए। और ये कुछ मेरी खुद की गार्डन की मिट्टी। अब इन तीनों सामग्री को अच्छे से मिला लेते हैं। मिट्टी गीली हो या सूखी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी बरसात में तो मिट्टी गीली ही मिलेगी और साथ में उसमें केंचुए भी होगा, तो वो मिट्टी और भी अच्छा होगा। अब इस गोबर को एक बड़ी जगह में खाली कर लेंगे ताकि हमें सारा चीज मिलाने में आसानी हो। गोबर के कंडे से केंचुआ खाद जल्दी बना के रेडी करने के लिए केंचुओं को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। केंचुआ जब मल्टीप्लाई होते हैं तब उन्हें सही मात्रा में खाना भी देना होगा। केंचुआ को मीठा खाना ज़्यादा पसंद है, खट्टा बिल्कुल पसंद नहीं होता है। इसीलिए मैं हमेशा गुड़ का पानी का इस्तेमाल करती हूँ, उससे रिजल्ट मुझे अच्छा मिलता है। तो इस बार भी मैं गुड़ का पानी का ही इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम गुड़ पहले से ही भिगो के रख दिया था
अब देखते हैं कितनी पानी की ज़रूरत पड़ेगी। 100 ग्राम गुड़ को मैंने आधा लीटर पानी में भिगो के रख दिया। मैं गौमूत्र का भी इस्तेमाल करती हूँ, अभी मेरे पास नहीं है। जब बीच में मैं मिक्स करूँगी तो आप लोगों को बता दूँगी कैसे यूज करना है। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर बेसन। बेसन ले सकते हैं, नहीं तो कोई भी दाल का आटा ले सकते हैं। बेसन भी मैं 100 ग्राम ही लूँगी। इसमें प्रोटीन होती है और केंचुआ का मनपसंद भोजन होता है। गुड़ पुराना होना चाहिए, लेकिन बेसन या कोई भी दाल का आटा जो होता है वो पुराना नहीं होना चाहिए। उसमें कीड़ा लग के फंगस नहीं लगा हुआ होना चाहिए। अब चलिए इन सबको मिला लेते हैं। पहले मिट्टी थोड़ी सी मिलाएंगे और देखेंगे हमारी जो मिश्रण है वो ज़्यादा गिल्ली या ज़्यादा सूखा नहीं हो। ज़्यादा गिल्ली मिट्टी में केंचुए सांस नहीं ले पाते हैं, इसलिए आप देखते होंगे कि जब बहुत बारिश होती है केंचुए मिट्टी से बाहर निकल आते हैं और ज़्यादा सूखी होने से केंचुआ मिट्टी के बहुत गहराई के अंदर नीचे की तरफ चले जाते हैं, जहां उनको हल्की नमी मिलती है। इसीलिए हमेशा ये मिक्सचर ना ज़्यादा गिल्ली रखना चाहिए ना ज़्यादा सूखी। अब ये मिक्सचर के ऊपर गुड़ का पानी छिड़केंगे जितनी ज़रूरत हो। एक बार में सारा गुड़ का पानी नहीं डालेंगे, और अगर गलती से गुड़ का पानी ज़्यादा हो गया तो कोई बात नहीं, उसमें या तो हम मिट्टी थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा डाल देंगे या तो गोबर के कंडे और मसल के डाल देंगे। उसमें डरने की कोई बात नहीं। अब इस मिक्सचर को लड्डू बना के देखेंगे और उसमें से अगर ऐसे बहुत जोर निचोड़ने के बाद 2-3 बूंद निकलती है पानी, तो ये इसका मतलब है हमारी मिक्सचर सही है। अब ये गोबर के मिक्सचर को एक कंटेनर में रख देते हैं। कंटेनर में यहाँ पर एक पुराना मिट्टी का गमला ले रही हूँ। मिट्टी के गमले में एरेशन काफ़ी अच्छे से होती है। मुझे मिट्टी के गमले में कंपोस्ट बनाना कंफर्टेबल लगता है, इसलिए मैं मिट्टी का गमले का इस्तेमाल कर रही हूँ। प्लास्टिक के कंटेनर में भी केंचुआ खाद बना सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक के कंटेनर में एरेशन के लिए ढेर सारा छेद करना पड़ेगा। विंटर के लिए प्लास्टिक कंटेनर बेस्ट रहता है। कभी मैं प्लास्टिक कंटेनर का यूज़ करूँगी तो उसका एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कंटेनर भर जाने के बाद उसे बचा हुआ मिट्टी की एक परत देकर कवर कर देना चाहिए। साथ में बचा हुआ गुड़ का पानी भी इसमें हम डाल देंगे। हमारी गोबर की मिक्सचर बहुत ज़्यादा गीला या सूखा नहीं है, और ये गुड़ का पानी भी उसमें सूखी मिट्टी के ऊपर डाल देने से हमारी मिक्सचर थोड़ा मॉइस्ट रहेगा। कंटेनर के अंदर की मॉइस्चर के साथ साथ बाहर का टेम्परेचर भी देखना पड़ेगा, उसी हिसाब से इसको रखना पड़ेगा। जब मैंने पिछली बार बरसात में इसकी छोटी सी कंटेनर में वर्मी कंपोस्ट बनाना शुरू किया था, तब मैंने इसकी कंटेनर को शेड में रखा था बारिश के पानी से बचाकर। लेकिन ये बड़ी वाली कंटेनर को मैंने गर्मियों में शुरू किया था, इसीलिए इसे मैंने मेरे गार्डन की इस पपीते के पेड़ के नीचे की छांव में रखा हुआ था। मिक्सचर बनाने की 15 दिन में इसकी मॉइस्चर चेक करते रहना चाहिए। तब तक मेरे पास गौमूत्र आ गया था, तो मैंने 15 दिन की गैप में जब इसकी मॉइस्चर चेक कर रही थी तब मैंने इसमें गौमूत्र का इस्तेमाल किया था। गौमूत्र का स्मेल भी और तो हमको अच्छा लगता है, उससे भी केंचुए मल्टीप्लाई होते हैं। गौमूत्र को आप डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं या पानी में डाइल्यूट करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हर हफ्ता या 15 दिन में आपको जरूर ढक्कन खोलकर केंचुआ खाद की मिक्सचर को चेक करते रहना है। इस मिक्सचर को ज़्यादा सूखा नहीं रखना है। मिक्सचर अगर सूखा हो जाएगा तो सारे केंचुए मर जाएंगे। इसीलिए बेहतर होगा आप हमेशा गर्मियों में अगर बना रहे हैं हर 2 दिन में इसकी मॉइस्चर चेक करते रहें और हमेशा इसके ढक्कन ढक कर रखें। और बरसात में केंचुआ खाद के कंटेनर को शेड के नीचे रखें, जिससे कि इसके अंदर बारिश की पानी ना जाए। ये जो छोटे छोटे गोल गोल दाना देख रहे हैं, ये है केंचुआ की मल, जिससे हम वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। केंचुए रात को ऊपर आते हैं अपनी मल टैग करने के लिए। वर्मी कंपोस्ट की पॉट की ऊपर की 1 इंच का जो लेयर होती है वो रेडी वर्मी कंपोस्ट होती है।
दिन में सारे केंचुए नीचे होती हैं और ऊपर एक आध इस तरह से छोटे छोटे केंचुए मिल जाते हैं। इसलिए चलिए वर्मी कंपोस्ट के पॉट को पलटा के देखते हैं हमारे पास कितने केंचुए हैं और हमारी कंपोस्ट कैसे बनी है। अच्छा, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये पॉट तो भरा हुआ था तो आधा कैसे हो गया। क्योंकि दोस्तों मैंने ऊपर से बीच बीच में जब केंचुआ खाद बनता जा रहा था तो 3-4 इंच के केंचुआ खाद मैंने लेके इस्तेमाल कर लिया था, इसलिए भी मेरा केंचुआ खाद कम दिख रहा है और बनने के बाद ऐसे भी ये धीरे धीरे कम होता जाता है। देखिए दोस्तों कितने मोटे मोटे केंचुए हैं और ऐसे छेद बनाकर उस छेद के अंदर ये रहते हैं। जो हम बोलते हैं ना कि मिट्टी के अंदर अगर केंचुआ है तो मिट्टी पोरस रहती है, ये यही काम कर रहे हैं। बहुत सारे केंचुए हैं और बहुत सारे छेद बना रखे हैं और जल्दी जल्दी कंपोस्ट भी बना रहे हैं। तो चलिए जल्दी से दोबारा से इनको नया घर दे देते हैं। मेरे पास भीगे हुए उपले थे तो इन केंचुओं के लिए मैं जल्दी से इनके घर बना देती हूँ और केंचुओं को इसके अंदर डाल देंगे। अब देखिए ये वाली है कच्ची उपले और ये देखिए वर्मी कंपोस्ट, दोनों में रंग पता चल रहा है। काला सोना, एक ब्राउन कलर का है, दूसरा ब्लैक। तो हमें मिल गया ना काला सोना। मैंने आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट लगेगा वो बता दिया, प्रोसेस भी बता दिया। अब कितना टाइम लगेगा वो भी बता देती हूँ। हर सीजन में अलग अलग टाइम लगेगा। जैसे बरसात में 2 महीने में तैयार हो जाएगा, ठंडियों में लेट लगेगा क्योंकि उस टाइम केंचुए डोरमेंसी में चली जाती हैं। और गर्मियों में अगर आपने टेम्परेचर ठीक रखा तो गर्मियों में 2.5 महीने में तैयार हो जाएगा। और एक बार आपके पास केंचुआ खाद हो गया तो उसी जामन को इस्तेमाल करके आप जब केंचुआ खाद बनाएंगे तो बहुत जल्दी जल्दी केंचुआ खाद बनकर आपके पास रेडी हो जाएगा। जैसे हम दही जमाते हैं, थोड़ी सी जामन में ही बहुत जल्दी हो जाती है और विंटर में टाइम लगती है, बरसात में और गर्मियों में दही जैसे जल्दी जम जाती है, ऐसे ही केंचुआ खाद भी जल्दी तैयार हो जाएगा। रेडी वर्मी कंपोस्ट को स्टोर कैसे किया जाए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है। इस वर्मी कंपोस्ट में मॉइस्चर बनी रहनी चाहिए, इसको कभी धूप में सुखाकर नहीं रखना है। धूप में सुखाने से सारे केंचुए मर जाएंगे। इसको हमेशा मिट्टी के घड़े में स्टोर करके रखना चाहिए और उसमें मॉइस्चर हमेशा बनी रहनी चाहिए। मैं यहाँ पर प्लास्टिक के कैरी बैग में वर्मी कंपोस्ट को कलेक्ट कर रही हूँ, लेकिन इसके मुंह अच्छे से बंद नहीं करूँगी, हल्की खुली रखूँगी। अभी मैं इसको इस्तेमाल करने के लिए ले रही हूँ, बाकी बची हुई को मैं मिट्टी के घड़े में ही स्टोर करके रखूँगी। अब ये 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट की ताकत भी बता देती हूँ। ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, मतलब आपकी मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाएगा। साथ में इसमें केंचुए की वजह से मिट्टी में एरेशन की मात्रा बढ़ेगी, मिट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और मिट्टी हल्की रहेगी। हल्की रहने के साथ साथ इसमें पानी स्टोर करने का क्षमता भी बढ़ता जाएगा और मिट्टी की वजह से पौधों में जो डिजीज लगती है वो डिजीज भी कम हो जाएगी। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है, साथ में सल्फर, पोटास, आयरन, तांबा, मैग्नीज, जसा आदि सूक्ष्म पोषक तत्व भी पाया जाता है। मैं तो इसे ऑर्गेनिक फार्मिंग का बैकबोन बोलती हूँ। इसे बनाना भी बहुत आसान है, इसीलिए इसे जरूर बनाना चाहिए। इसे आप हर फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट के खरीदे हुए वर्मी कंपोस्ट में स्मेल होती है, लेकिन इस वर्मी कंपोस्ट में बिल्कुल कोई भी स्मेल नहीं होती है। मेरे कहने पर एक बार जरूर इस वर्मी कंपोस्ट को आप अपने घर में बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कहीं पे भी डाउट होगा मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपको वर्मी कंपोस्ट बनाने में मदद करूंगी। वर्मी कंपोस्ट बनाने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताते बताते वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन मैंने कोशिश किया है पूरी डिटेल जानकारी देने के लिए। आई होप मेरी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपकी हेल्प में आएंगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।
थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। जाते जाते वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल का रिजल्ट भी देखते जाइए दोस्तों।